पिछला ब्लॉग गाइस बहुत लंबा जा रहा था, तो इसलिए मैं ये नया ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो इसमें मैंने बता रही थी आपको यहाँ पर कि मेरे पास प्रूफ आ गया था, और फिर भी मैं ससुराल में रह रही थी वहाँ पर, क्योंकि मेरे मम्मी मायके में उस समय कोई नहीं था। मम्मी पापा वहाँ रायपुर गए हुए थे, मेरे भतीजा हुआ था वहाँ पर। तो मैंने फ़ोन से ही डिस्कस किया। तो पापा ने बोला मैं टाइम मिलेगा तो आऊँगा, मैं डिस्कस करूँगा कि घर मतलब धैर्य से काम लो। मेरे पापा ने मुझे समझाया कि धैर्य से काम लो। बोले घर हम बर्बाद नहीं होना देना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, तो घर में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रूफ होने के बावजूद गाइस मतलब सारी चीज़ें इतना ज़्यादा ओपनली हो गई थी कि जब मेरे जेठानी और मेरे हस्बैंड एक साथ होते थे, तो खुद मेरी सास उनके बीच में मेरे को नहीं जाने देती थी। मतलब वो खुद रोकती थी। अगर जैसे मैं जाती थी कि क्या हो रहा है इनके बीच में, तो सास मुझे रोकने लगती थी किसी न किसी बहाने से। मतलब पूरा परिवार इंक्लूड था इन दोनों के रिलेशन के बारे में, सबको सब कुछ पता था। इनकी सहमति से सारी चीज़ें चल रही थी। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लगी, मतलब फिर ना इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे हस्बैंड को मतलब बच्चा होने के बाद तो वो थोड़ा-सा निर्भय टाइप हो गए थे कि अब ये कुछ नहीं कर सकती। तो जो चीज़ें मुझसे छुप के की जा रही थी ना, वो मेरे सामने ओपनली हो रही थी। मतलब उनको कोई डर नहीं था कि अब इसको पता तो है, कोई बिलीव तो कर नहीं रहा है, ये बोलेगी भी तो कोई बिलीव कर नहीं रहा है, तो जान दो, ऐसा वाला था। मतलब मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। हाँ, ये था कि मेरे ऊपर नज़र बढ़ा दी गई थी कि अगर मैं ना फ्रेश अप होने के लिए भी जाती थी ना गाइस, तो मेरी जेठानी मेरे पीछे-पीछे खड़ी होती थी बाथरूम के दरवाजे के सामने। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को मेंटली रूप से टॉर्चर कर दिया गया था कि बिल्कुल मैं अपने रूम से मैं निकल नहीं सकती थी। मैं रूम से दरवाज़ा खोली तो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और रूम में भी रहती थी तो मैं किसी से बातचीत, तो फ़ोन में भी क्या, अगर मेरा हस्बैंड अगर धोखे से रूम में आ भी गया है ना, तो मैं उससे बात भी नहीं कर सकती थी। मतलब स्ट्रिक्टली मेरी जेठानी ने मेरे हस्बैंड को मना कर दिया था मेरे से कोई भी रिलेशन रखने के लिए, और मतलब टोटली मेरे से कोई बातचीत भी नहीं होने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से साफ बोल दिया था कि मुझे अब तेरे से कोई मतलब नहीं है, तू क्या खा रही, क्या पहन ओढ़ रही है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मतलब एक किनारे सीधी बात ये हो गई थी कि मैं उस घर में रह ज़रूर रही थी, लेकिन हमारे बीच में चीज़ें बहुत पहले ख़त्म हो गई थी। और वो चीज़ मुझे जो उसने मुँह से बोला था, वो उसने बाद में बोला, बाकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। मेरे हाथ में गोदी थी और मेरा पति मुझसे मतलब मेरी गोदी में बेटी थी, और मेरा हस्बैंड मुझसे ये बोल रहा था कि मेरे को अब तेरे से कोई मतलब नहीं, तू क्या कर रही है, खा रही है, पी रही है, मर रही है, जी रही है, मेरे को कोई मतलब नहीं, तेरे को जैसा लगे वैसा कर। मतलब मेरी बेटी को भी देखकर मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ मेरी बेटी, क्योंकि इस आदमी को ना बाप कहलाने का हक ही नहीं है, हक ही नहीं है इसको। तो इसको अपनी बेटी पर भी तरस नहीं आया। मतलब वो अपनी मतलब क्या ही बोलूँ गाइस कि बच्चा पैदा करना भी इसके लिए एक स्वार्थ था। मतलब इसने बच्चा भी पैदा किया तो अपने स्वार्थ के लिए किया कि लोग इसकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। दूसरा, ये दबी रहेगी, ये हम जैसा बोलेंगे वैसा करेगी, क्योंकि इसके पास अब एक बच्चा आ गया है, तो इसकी जिम्मेदारी है। तो अब हम इसके साथ जैसा रखेंगे, हम इसको जैसा रखेंगे, इसके साथ जैसा बिहेव करेंगे, इसको रहना पड़ेगा। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी ना कि मेरे को ऐसा लगने लगा था ना गाइस कि मैं क्या कर लूँ। मतलब मैं कुछ दिन और रहती ना तो शायद मैं आज यहाँ रहती भी नहीं, मैं खुद ही कुछ कर लेती। मतलब मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी उस समय। मतलब मेरे को ऐसा मतलब ये लग रहा था ना कि आप सोचो कि आपकी दुनिया उजड़ चुकी है ना, आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। मतलब उस समय ऐसे दिन जाते थे ना गाइस कि मेरे ही सामने मैं जैसे घर में उठती थी, झाड़ू पोछा करती थी, सोचो इनके पास क्या ही बोलो गाइस। मतलब जेठानी और मेरा हस्बैंड खड़े होकर मेरे ऊपर हंसते थे जब मैं पोछा लगाती, तो मेरे हंसी उड़ाते थे। मतलब मैं कैसे कैसे दिन काटी हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। तो ऐसे ही मैं दिन काट रही थी, और जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तो मैंने फाइनली पापा को कॉल किया घर में मायके में कि पापा मैं नहीं रह पाऊँगी, अब बर्दाश्त के बाहर है। और हस्बैंड ने भी साफ साफ बोल दिया कि इसको कोई मतलब नहीं है। और इस बीच में इतनी लड़ाई झगड़ा भी हुए थे गाइस, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मेरी जेठानी मेरी ही बेटी की झूठी कसम तक खा ली थी। मतलब हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो इसी लड़ाई झगड़े के बीच में मेरी जेठानी सडनली क्या कहती है, मेरी गोदी में मेरी बेटी थी तो कहती है ये भी मेरी बच्ची जैसे है। तो मैं इसके सिर पे हाथ रख कर कसम खाती हूँ कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे खून तो ऐसा खोला कि 2 चांटा मारूँ इसको। और मेरे को गुस्सा इतना आया
कि तू कैसा बाप है। सबसे पहले तो मेरे अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आया कि ठीक है मेरे पास प्रूफ आ गया, वो अलग बात है, लोगों को पता नहीं था, यकीन नहीं कर रहे थे, मतलब बता दिया था मैंने पर यकीन नहीं कर रहे थे। पर दूसरी चीज़ ये थी कि तू कैसा बाप है कि तेरे को पता है कि तेरे बीच में क्या चल रहा है, उसके बावजूद वो तेरी बेटी की झूठी कसम खा रही है, तू चुपचाप मुंह बंद करके बैठा हुआ है। मतलब थू है ऐसे बाप पे, थू है तो बाप क्या नाम है कि लायक ही नहीं है। और रही बात मेरी जेठानी की, तो वो तो झूठी है, क्योंकि अगर वो इतनी सच्ची होती तो अपने बेटे के बच्चे की कसम खाना, मेरी बेटी की कसम क्यों खा रही है। वो इतनी नालायक औरत थी, मतलब इतनी निम्न स्तर की, इतनी घटिया सोच वाली औरत थी कि आप समझ सकते कि वो मेरी बेटी की कसम क्यों खा रही थी, है ना। और जो कसम खाते हैं वो तो वैसे ही झूठे होते हैं, मैं तो यही मानती हूँ कि जो कसम खाते हैं ना बात बात पे, वो झूठे होते ही हैं। तो उसकी सोच इतनी घटिया थी कि मेरी बेटी की झूठी कसम खा रही थी वो। और फिर उसके बाद ना, मतलब ऐसे ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी उस घर में कि मैं ना खुद की शक्ल देख के मेरे को लगता था कि मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। मतलब मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था और ऐसा लगता था कि मैं क्या कर लूँ, क्या कर लूँ। मतलब सडनली आपके साथ ऐसा हो जाए, आप जो सपने में भी नहीं सोच सकते वो, तो क्या ही करूँगी मैं। फिर मेरे पापा आए, जीजा जी वगैरह आए, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, मौसा जी थे और शायद एक जीजा जी थे और मेरे पापा आए और घर में उन्होंने डिस्कस किया, बोला। जब मेरे पास प्रूफ आ गया तो मेरे पापा ने उस समय भी बोला कि अभी प्रूफ रहने दो, लेकिन उन्होंने मेरे ससुर से, मेरे जेठ हेठ से, मेरे हस्बैंड सब थे वहाँ, मेरी जेठानी लेकिन उस समय मेरे पापा के सामने निकली नहीं डर के मारे, लेकिन पीछे मेरे से लड़ रही थी जब मैं बैग पैक कर रही थी रूम में और पापा मेरे सामने बैठे हुए थे हॉल में, तो वो लड़ रही थी कि ऐसा वैसा। तो मैंने बस उससे ये एक शब्द बोला था कि झूठ के पाँव ज़्यादा लंबे नहीं होते, एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। उस समय भी मतलब उन लोग कोई यकीन नहीं कर रहे थे कि मेरे पास प्रूफ है। और मेरे ससुर जो है वो उस समय मतलब नर्मदा मैया की कसम खा के कह रहे थे कि मेरा बेटा, मतलब मयंक के लिए, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके लिए, कि मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, नर्मदा मैया की मैं कसम खा कर कहता हूँ। मतलब जितनी कस्में खाए ना इन लोगों ने झूठी, और इसलिए बोलती हूँ कि मतलब तब से तो मेरे को और यकीन हो गया, जितने झूठे लोग होते हैं ना वो बात बात पे कसम खाते हैं। तो ऐसा ही किया इन लोगों ने। और फिर मैं रातों रात, मतलब रात के 8-9 बज रहे होंगे, मैं रातों रात अपनी बेटी के साथ मैंने ससुराल से निकल आई। लेकिन उस समय ना किसी ने भी मेरे से नहीं बोला कि रुक जा, क्यों जा रही है, हम चीज़ें सुधारेंगे। इवन मेरे हस्बैंड के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। मतलब उसको तो और खुशी हो रही थी कि ये चली गई तो अच्छा है, बेटे की जिम्मेदारी भी निकल गई। और है ना, रातों रात ससुराल छोड़ दिया, है ना। तो उस समय किसी को कुछ होश तो रहता नहीं है। तो मेरी जो पूरी ज्वेलरी थी ना वो मेरी सास के ही पास थी। तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा मंगलसूत्र पहना हुआ था, वो ही था मेरे गले में, वो भी ऐसे नॉर्मल वाला कि मेरी बेटी थी तो वो खींच करके तोड़ ना दे, तो ऐसे नॉर्मल वाला मैंने पहना हुआ था। वो सिर्फ मेरे पास है, ससुराल के नाम पे कहना चाहिए। वो एक छोटा सा मंगलसूत्र, कभी होगा तो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी, सिर्फ वो पहने हुए। और मेरे पास ससुराल का कोई भी गहना नहीं है। पूरे मेरे ससुराल वाले खा गए मेरा गहना, मेरी ज्वेलरी पूरी उनके पास है और मेरा पूरा दहेज उनके पास पड़ा हुआ है। क्योंकि वो कई जगह, मैं इसलिए यहाँ शेयर करी क्योंकि वो आज भी कई जगह ये बताते हैं, कई जगह क्या, और जो मेरा केस चल रहा है उसमें ये बताया है कि मैंने ज्वेलरी लेके आई हूँ, तो ज्वेलरी तो वो निकल ही जाएगी, है ना, जिस मतलब। और मेरे को ना ज्वेलरी से ज़्यादा लगता है यार गाइस, ज़िंदगी मायने रखती है ना। आपकी लाइफ सही है ना तो ऐसे ज्वेलरी कई बन जाती है, और जब आपकी लाइफ सही नहीं है ना तो वो ज्वेलरी भी पहन के मैं क्या करती, है ना। और सच और झूठ तो सामने आ ही जाएगा। लेकिन मतलब उस समय क्या ही बोलूँ, मतलब रातों रात मैंने ससुराल छोड़ा, लेकिन मेरे हस्बैंड के मुंह से भी एक बार नहीं निकला कि क्यों जा रही है, रुक जा, चीज़ें सुधरेंगी। और वो बोलता भी क्यों, क्योंकि वो शादी ही इसीलिए किया था। एक चीज़ और बता दूँ, मैंने अपने हस्बैंड और अपनी जेठानी को ये बात करते तक सुन लिया था कि मेरी हस्बैंड, मतलब मेरी जो जेठानी है ना सारिका, वो मेरे हस्बैंड को, मैंने पहले भी बताया कि माँ बहन की गाली बककर ही बात करती थी और मेरा हस्बैंड वो चुपचाप सुनता भी था। तो वो कहती है मेरी जेठानी उससे कि कुत्ते कमीने, तूने तो बोला था ना कि तू शादी के बाद मेरे लिए कि मुझे छोड़ देगा, मतलब तू अपनी बीबी को छोड़ देगा। तो मेरा हस्बैंड उस समय क्या बोलता है कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद छोड़ूंगा, अभी छोड़ूंगा तो अपने ऊपर चीज़ें आ जाएंगी। तो मतलब इनका ये भी था कि इनको मतलब छोड़ना तो था मेरे को, लेकिन वो किस तरीके से छोड़ना था वो मैं समझ गई थी। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था कि मेरे
जो ससुराल में अदर पक्ष है, मतलब अदर लोग हैं, उनके मन में भी मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बैठा दिया था। मतलब मेरे कैरेक्टर पे बहुत सारी चीज़ें, कहना चाहिए कि मैं किस यहाँ वहाँ बात करती हूँ, ऐसा करती हूँ। मतलब देखो, जो इन लोग बताएंगे लोग तो वही मानेंगे ना, क्योंकि इनका बिहेवियर वहाँ बहुत अच्छा है। मुझे तो किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। खैर वो चीज़ तो गई, क्योंकि आज सारी चीज़ें सबके सामने ओपनली हो गई है। ससुराल वाले जो है बाकी लोग वो भी समझ चुके हैं, और उन्होंने तो साफ मुझे कह दिया था कि मतलब वो जो प्रूफ है वो मेरे परिवार वालों ने देखा है, क्योंकि बैठक हुई थी तो मुझे दिखाना पड़ा था परिवार में। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि अनीता ये प्रूफ नहीं होता ना, उन्होंने मुझे ससुराल वालों ने साफ कह दिया था कि ये प्रूफ नहीं होता ना, तो बेटा हम तुम्हारी बातों पे कभी यकीन नहीं करते, कभी यकीन नहीं करते। आप सर काट के रख देती तो यकीन नहीं करते। बोले क्योंकि मेरी जेठानी और मेरे हस्बैंड का बिहेवियर इतना अच्छा है। तो उन्होंने मतलब उस चीज़ों को समझा। चीज़ें अब सबके सामने सब कुछ आ चुका है, प्रूफ सब लोगों ने देखा है। बस ये है कि सामाजिक रूप से नहीं आई है चीज़ें, लेकिन पारिवारिक रूप से सब लोगों ने देखा है। लेकिन क्या ही बोलूँ, जो आखिरी बेशरम होते हैं ना गाइस, वो कभी नहीं सुधरते, कभी नहीं सुधरते। और इनकी बेशरमाई की तो लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब ऊपर वाला ही देखेगा। क्या ही बोलूँ गाइस। तो फ़िलहाल अभी ब्लॉग में इतनी ही चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँगी, आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।